और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, आज का समय ममता बनर्जी के लिए अगर सबसे महफूज समय है, वो यही समय है कि आप कांग्रेस में विलय करें। और आपको अगर अलग भी रहना है, तो आप तो एक्सपर्ट हैं पार्टी तोड़ने में, पार्टी तोड़ के, कांग्रेस तोड़ के फिर अलग दल बना लेना। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज अगर आपको जिंदा रहना है, पार्टी को जिंदा रखना है, तो अपने आप को बचा के रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को बचाना है, तो आपको विलय कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप 1/3 की बात करेंगे तोड़ने की, तो कांग्रेस में अगर आप विलय कर लेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे आ जाएगी, नहीं तोड़ पाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार टूट रही है, सांसदों से लेकर विधायकों तक ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कुछ सांसद विधायक ऐसे भी हैं जिनके अंदर का जमीर जाग रहा है। वो कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत करते जा रहे हैं। किस प्रेशर में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने आप में एक सवाल बंगाल की राजनीति का ये बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, जहां मंत्री जी को पता ही नहीं है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। 10% बिजली बढ़ा दी गई। अब अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं कि आपने हमारी बिना मर्जी के, हमसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर दिया। राम मंदिर में चोरी हो रही है, वहां पर जवाब है नहीं। मंत्री जी के पास जो है कोई पूछने नहीं आ रहा है, उनकी कोई पहुंच नहीं है, पूछ नहीं है। तो फिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार। सर अब तक टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बात करें तो 28 में से 20 टूट चुके हैं, राज्यसभा में 13 में से 3 टूट चुके हैं, कुल 23 सांसद ये टूट गए। और विधायकों की बात करें तो 80 में से 58 अपना अलग गुट बनाए हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को, और ये जो टूट हो रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये थमेगा? क्योंकि एक तरफ जो सांसद हैं शताब्दी रॉय, वो ये भी कह रही हैं कि मैं इमोशनली गलत हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं सही हूं। अब इसके क्या मायने हैं भाई? देखिए हिमांशु जी, अगर ये मामला आप देखें वेस्ट बंगाल का, इसको आप अभी मत देखिए। इसको आप ये देखिए कि जब एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में शुरू हुई, चुनावी माहौल बना, किस प्रकार से ये चुनाव जीता गया, किस प्रकार से ममता ने सारे मोर्चों पे किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, किस हद तक लड़ाई लड़ी, वो आपके सामने। और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से वहां सफलता पाई है, ये भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भर रहा है। जैसे पहले तो आपको कहते थे कि आप वोट चोरी कर रहे हैं, अब तो आप पूरी सीट ही चोरी कर ले रहे हैं, अब तो पूरा सदस्य ही चोरी कर ले रहे हैं। अब आप बताइए, जब पूर्ण बहुमत आपका आ गया है, तो विधायक को क्यों आप लेने को आतुर बैठे हुए हैं? आप क्यों, आपकी पार्टी पे क्यों आ रहे हैं विधायक, क्यों ले रहे हैं आप मना क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को अब केंद्र में जो कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि इनको परिसीमन का बिल लाना है, मानसून सेशन में उस बिल को पास कराना है। दूसरा, सरकार खतरे में है, इनकी 240 लोग इनके पास हैं, तो एलाइज किसी तरह इनको अपने पूरे करने हैं। और हथियार इनके पास साम दाम दंड भेद एजेंसी वो सब है, तो उसके बलबूते ये चीजें कर रहे हैं। क्योंकि परिसीमन का जो मामला है, उसमें जो साउथ के स्टेट है, वो कहीं ना कहीं उसको खतरा मानते हैं। तो ऐसे में कहीं अगर तमिलनाडु के जो नायडू साहब हैं, कहीं वो बैक मार जाए, अगर वो पीछे हट जाए, तो ऐसे में हम कैसे अपनी सरकार को बचाएंगे और कैसे हाउस में हम अपने नंबर बढ़ाएंगे, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि आज ऐसे दोराहे पे खड़ी हो गई है ममता बनर्जी की पार्टी। और ममता बनर्जी के जो लोग हैं, ममता बनर्जी ने जरूर गलतियां की हैं। अगर ममता बनर्जी ने गलतियां नहीं की होती, तो आज ममता बनर्जी के ऊपर इतना बड़ा डेंट नहीं होता। और अब तो विवेचना हो रही है, बात हो रही है, सब लोग बात कर रहे हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये आप जो है ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए और उनको आपने टिकट दिया, तो भाई जो जेन्युइन कार्यकर्ता है आपका, जो जेन्युइन पार्टी में लोग 40-40 साल से काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो अब वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब जो चर्चा दिल्ली में कई दिन से चल रही थी, वो यही थी कि आपको अब पार्टी बचाने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल पे भी कहा,
कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ना है, जो पार्टी तोड़ने का सिद्धांत है वो एक तिहाई वाला है, तो ममता बनर्जी की पार्टी से एक तिहाई तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि मुश्किलात उसको आ रही है, पार्टी अभी टूटी नहीं है। और जो दावा कर रहे हैं ये कि 20 आ गए, 21 आ गए, ये खाली रूमर है। अभी अभी कई लोग आए नहीं है, कई लोग आने को राजी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आए नहीं है, आ भी गए हैं। तो मोटा मोटी 1 दर्जन पर लगभग जो लोग हैं, सांसद हैं, वो तैयार हैं। लेकिन उससे होगा नहीं। ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी एक इस प्रकार की सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, आज का समय ममता बनर्जी के लिए अगर सबसे महफूज समय है, वो यही समय है कि आप कांग्रेस में विलय करें। और आपको अगर अलग भी है ना है, तो आप तो एक्सपर्ट हैं पार्टी तोड़ने में, पार्टी तोड़ के, कांग्रेस तोड़ के फिर अलग दल बना लेना। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज अगर आपको जिंदा रहना है, पार्टी को जिंदा रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को बचाना है, तो आपको विलय कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप एक तिहाई की बात करेंगे तोड़ने की, तो कांग्रेस में अगर आप विलय कर लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी, नहीं तोड़ पाएगी। तो इस फॉर्मूले के तहत भी ये कवायद चल रही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर ले। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि एक मुलाकात भी हुई है अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की, उसमें कुछ शर्तें हैं। क्योंकि विलय होगा तो कुछ कंडीशन रखी जाएंगी दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से जो कंडीशन रखी गई है उस पर विचार विमर्श हो रहा है। और इसी बीच चर्चाएं ये है कि जो कई लोग चले भी गए थे, जिनका मन भी बन गया था, जब उन्होंने इस फॉर्मूले के विषय में सुना है तो फिर उनके विचार बदल गए। जैसे एक सांसद का मैं अभी कहीं बाइट सुन रहा था, मंडल करके हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम दीदी के साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो अगर इस तरह के वक्तव्य आने लगे हैं सांसदों के, विधायकों के, तो इससे कम से कम ये एक राहत का काम ममता बनर्जी के लिए हो जाएगा। और दूसरी, जिस प्रकार से मैं जानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, जो रणनीतिकार हैं, अगर इतना सहज होता और सारी चीजें हो गई होती, तो अभी तक कब का मामला होता, कब तक परेड परेड इनकी करा चुके होते, और कभी तक इनको जो है लोकसभा स्पीकर के साथ चाय नाश्ता कराते हुए विजुअल बाहर आ जाते। जैसे आपने देखा है कि कल प्रधानमंत्री जी झाल मुड़ी खा रहे थे और पीछे अडानी जी का सरसों का तेल भी दिख रहा है, फॉर्चून तेल, जिसमें आप पाम ऑयल मिक्स करके बेच रहे हैं। तो हम तो पहले सोच रहे थे आम जनता ही उस तेल को खा रही है, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि प्रधानमंत्री जी भी फॉर्चून का तेल की बनी हुई झाल मुड़ी खाते हैं, तो वो भी पाम ऑयल खा रहे हैं। तो अगर हम खाएं, जनता खाए, तो कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। तो अडानी जी के खाने पीने पे ही हमें जिंदा रहना है, ये अब हमें समझ में आ गया। तो इस तरह की पिक्चर आप स्पीकर के साथ भी देख सकते थे, क्योंकि ओम बिरला जो है अपनी शेरवानी पहन के, कोट वो पहन के, बंद गले वाला, आप तो देखते ही हैं उनको, या जैकेट कोई अच्छी पहन के वो तैयार बैठे हैं पेन लेके कि आइए भाई जरा क्या कर। लेकिन अभी वहां लिस्ट पहुंच नहीं रही है, उनके पास कोई पहुंच नहीं रहा है। तो इसका कारण ये है कि मामला पूरी तरह पक्का नहीं है। अच्छा, क्या ऐसे पार्टी में में मुझे गड़बड़ चल रही है सर? कल्याण बनर्जी भी कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी से कंपटीशन है उनका भी कुछ, क्योंकि आपने जिक्र किया एक ट्वीट में कि वो कह रहे हैं या तो अभिषेक या तो मैं। देखिए हिमांशु, जब आपदा आती है तो उसमें कई लोग अवसर ढूंढते हैं। कल्याण बनर्जी को ये लगता है कि ममता बनर्जी अपने और अभिषेक के लिए बात कर लेंगी कांग्रेस में, हम एक आम सांसद बन के रह जाएंगे कांग्रेस में जाके। क्योंकि अभी तो आप अपनी झील में बैठे हैं, और कल को अगर आप समुद्र में चले जाते हैं तो आपका कोई खास अस्तित्व रहेगा नहीं। कांग्रेस में लगभग 100 सांसद हैं, आप भी एक 101वें सांसद हो गए वहां जाके। तो आज आपकी जितनी महत्ता है, वो महत्ता कल खत्म होगी। तो वो चाहते हैं कि वो भी लाइमलाइट में रहे, हाई फाई रहे। तो उनका कहना ये है, वो अपनी जगह ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि हर जगह आप अभिषेक को नहीं बढ़ा सकते। हम पार्टी में सीनियर हैं, पुराने हैं, अनुभव के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, सबसे हर चीज में हम अभिषेक से आगे हैं। तो अभिषेक को आप बढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें भी एक उस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, या उस तरह का एक हमें वो मिलना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे,
वो सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर ब्लैकमेल करने के लिए या इस तरह का, मैंने जैसे कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कल्याण बनर्जी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मौका है। अगर आज आप चूक गए तो कल को ये परिस्थितियां आपके सामने होंगी, ये भी तो मुश्किल बात है ना, क्योंकि एक बार जो हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो चुनाव के बाद जो है बंगाल में परिस्थितियां टीएमसी के लिए खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सरकार, मतलब अधिकारी ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो कामकाज हो रहा है उसकी सरकार को भनक नहीं है। क्योंकि यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है आशीष गोयल, उनको एक पत्र लिखा गया है एके शर्मा जी की तरफ से और कहा गया है कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, हमको टीवी चैनलों से पता चल रहा है, सोशल मीडिया से पता चल रहा है, 10% आप रेट बढ़ा रहे हैं, हमको आपने तो बताया नहीं, कोई चर्चा की नहीं। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो रही है, चंदे में घोटाला हो रहा है, सरकार को पता ही नहीं है शायद। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है, सीसीटीवी डिलीट किए जा रहे हैं। तो नौकरशाही हावी है, चोर लुटेरे सब हावी हैं, सरकार को कुछ अता पता नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, ये परिस्थिति चल रही। देखिए हिमांशु जी, ये कितनी विडंबना की बात है कि एक मंत्री ये कह रहा है कि हमारे जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं और वो जो चेयरमैन है यूपीसीसीएल के, वो हमसे बिना पूछे काम कर ले। यही तो आप कहना चाहते हैं मोटा मोटा। आपकी जानकारी के बिना उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया और उसके लिए आप चिट्ठी लिख के बता रहे हैं, तो आप खुद बता रहे हैं कि आपकी 2 कौड़ी की हैसियत वहां नहीं है और आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? कि अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख रहे हैं क्या कि भाई वहां जा नहीं सकते आप इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं? यूपीसीसीएल का जो चेयरमैन है वो लखनऊ में आपके दफ्तर से कितनी दूर है? आपने उसको तलब क्यों नहीं किया? आपने उसको क्यों नहीं पूछा? चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि आप मीडिया में प्रचारित करना चाहते हैं कि हमारे और सीएम के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है और ब्यूरोक्रेसी हमारी सुन नहीं रही। और इसके पीछे ये तो हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं, ये शायद आपको आज पता लगा इसलिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं। हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ की जो तलखी है, उस तलखी के बीच में कई लोग पिस रहे हैं और आप तो दिल्ली के प्रतिनिधि बन के वहां काम कर रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सेक्रेटरी या कोई चेयरमैन आपसे पूछ के काम करेगा वहां? क्योंकि आप भी तो मुख्यमंत्री से पूछ के काम नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर दोनों तरफ से जब बात है, आप खाली एक तरफा बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ को नहीं बता रहे हैं, आपको चिट्ठी लिखने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि भाई चेयरमैन हमसे बिना पूछे काम कर रहा है, उसी तरह कर रहा है जैसे हम बिना मुख्यमंत्री के पूछे कर रहे हैं। है? खाली एक तरफा थोड़ी आप चलेंगे। अब आप देखिए दुर्भाग्य की बात, और इनकी मानसिकता देखिए और इनके क्रियाकलाप देखिए। राम मंदिर में चोरी का डंका पिट रहा है और ये कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। चंपक राय कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और चंपक राय बने हुए हैं बहुत दिनों से वहां। क्यों बने हुए हैं? क्यों उनका लालच है इतना? क्या ढूंढ रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? जो शिकायत करता है, जो घोटाले घपले की बात करता है, उसी को हटा देते हैं, जांचकर्ता को नहीं हटाते हैं। तो ऐसा क्या है? चंपक राय जी वहां क्यों जमे हुए हैं? इनका कब्जा क्यों है वहां पे? और शंकराचार्य तो कह रहे हैं सर कि जब तक चंपत राय रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। शंकराचार्य नहीं, सीधे तो तौर पे इसका मतलब देखिए अगर संत समाज उंगली उठा रहा है और संत समाज इस तरह की बात कर रहा है, तो ये जाहिर है कि वहां घोटाला अभी नहीं हुआ, वहां घोटाला लगातार जारी है। और महंत अवैधनाथ ट्रस्ट के जो अभी जो उत्तराधिकारी हैं कमल नैन जी, उन्होंने तो कहा है, महंत कमल नैन ने भी साफ साफ कहा है कि वहां चोरी जो चल रही है वो कोई नई बात नहीं है। और उसकी जांच की जो बात आप कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट पीएमओ पहुंच गई है, अब उसकी जांच होगी। तो उन्होंने कहा जांच कौन करेगा? सारे तो चोर हैं। जब सारे मिलकर चोरी कर रहे हैं तो जांच कौन करेगा? अगर कोई संत समाज इस तरह से सीधे सीधे आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है आपको समझ लेना चाहिए। अब देश की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेगी? क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर आप उस राम मंदिर के
राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, जिस राम के नाम पे आप 3, साढ़े 3, 4 दशक से राजनीति कर रहे हैं, तो ये जताता है कि आपकी आस्था राम मंदिर में, राम में नहीं है, उसके धन में है, उसके पैसे में है। तो एक हिसाब से आप राम की ही चोरी कर रहे हैं, भगवान की ही चोरी कर रहे हैं, और दिखाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप बड़े आस्थावादी हैं। खाली चंदन लगाने से, खाली बड़ा टीका लगाने से, खाली जय श्री राम बोलने से नहीं होगा, उसको आत्मसात भी करना होता है। खेत में एक किसान होता है, वो रोज मंदिर नहीं जाता, लेकिन वो 50 बार राम का नाम लेता है। जब भी वो कोई काम करता है, राम का नाम लेता है, सोते उठते राम का नाम लेता है, तो आत्मसात किए रहता है वो राम। तो ऐसे अनुयायी चाहिए राम को, जो साधारणतः राम के अनुयायी हों और राम के लिए आस्था रखते हो। राम को ये नकली अनुयायी नहीं चाहिए, ये नकली गोबर भक्त नहीं चाहिए भगवान राम को। ये तो भगवान राम को लाए थे, बता रहे थे भगवान राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं वो चोर को भी ले आएंगे, यही गाना नया बनना चाहिए, क्योंकि राम को लाने का गाना। और ये भी है ना सर, होता है ना कि दिखाने के लिए ही कम से कम नजर आए, लेकिन दिखाने के लिए भी नजर नहीं आ रहा। अभी वो आशुतोष महाराज है, उसने जो है ब्रह्मचारी, वो अपने आप को खुद को बताता है हिस्ट्री शीटर है, उसकी पूरी कुंडली सबके सामने है। लेकिन हो सकता है योगी आदित्य, जैसे ए.के. शर्मा जी को नहीं पता चल रहा है उनके विभाग में क्या हो रहा है, वैसे हो सकता है योगी आदित्यनाथ को भी ना पता हो कि एक हिस्ट्री शीटर जो भगवा धारण करके जो कालनेमी जिनको बताते हैं शंकराचार्य को, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। अब वो खुलकर कह रहा है कि हमने जो कुछ किया वो राम भद्राचार्य के शिष्य के, जो उनके उत्तराधिकारी, उनके कहने पर किया। अब राम भद्राचार्य के वो जो राम कथा हो रही, उसमें जाकर योगी जी कह रहे हैं कि भाई लैंड जिहाद हो रहा है, रावण काल याद कर रहे हैं, वो रामायण काल याद कर रहे हैं। तो मतलब सब घालमेल है सर, यहाँ कोई मतलब एक पारदर्शी तरीके से चीजें नजर नहीं आ रही। एक हिस्ट्री शीटर वो इधर की उधर कर रहा है, लगातार घटिया हरकतें करता जा रहा है, संत समाज को बदनाम कर रहा है। उसको पकड़ने के बजाय आप जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और शंकराचार्य को आप कालनेमी बता रहे थे। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से शंकराचार्य का सम्मान गिराने का काम हुआ है पिछले दिनों, आपने देखा, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा उनको बदनाम किया गया, इस तरह के उनके ऊपर घटिया आरोप लगाए गए, बच्चों के उत्पीड़न के गिरे हुए आरोप शंकराचार्य के ऊपर लगाए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता था कि संतों की पार्टी है, संत हितैषी पार्टी है, संतों के लिए अच्छा करने वाली पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, अगर उस पार्टी के कार्यकाल में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर इतने बड़े पद पर बैठे हुए, शोभनीय पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी के विषय में इस तरह की बात करते हैं, और उनको सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, उल्टा फैसिलिटेट कर रही है, तो ये दुर्भाग्य की बात है, और इसकी सजा एक न एक दिन जरूर इनको मिलेगी। आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे अभी पहले आपसे शंकराचार्य जी नाराज थे, वो आज भी गोरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरे आपसे अभी ये कमल नयन भी आ गए, वो भी कह रहे हैं कि भाई चोरी हो रही है राम मंदिर में। तो अगर आपसे धीरे धीरे संत समाज नाराज होता जा रहा है, आपकी चोरी पे उसकी नजर बनी हुई है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा आप देखिए, कल हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी बंद गई, जो दबंग है, अपने आप को कहते हैं कि बड़ा दम है, वो बताते हैं कि हम दमदारी हैं, अपने आप को क्या कहते हैं वो, ब्रजभूषण शरण सिंह, हाँ, वो कहते हैं ना कि दबंग है हम लोग, दबदबे वाले ने, दबदबा, हाँ, उनका दबदबा कायम है। तो कल उनकी हवा निकलती है, हमने देखी, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, वो बड़े आदमी, हमें खतरा पैदा हो जाएगा। पहली बार हमने उनको डरपोक की मुद्रा में देखा, नहीं तो भाई वो कह सकते थे। अरे जब मैं तो कमल नयन कह रहे हैं कि भाई यहाँ चोरी हो रही है खुलेआम, और जांच करने वाले लोग भी इन्हीं के हैं, तो जांच कैसे होगी? तो आपको कुछ तो बोलना चाहिए, या तो ये बोलना चाहिए कि कोई चोरी नहीं हो रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, कोई चोरी नहीं हो रही है, ये सब विपक्ष का फैलाया हुआ रायता है, या तो ये कहते, या ये कहते कि भाई ये चोरी हो रही है। तो ऐसे दुम दबा के भागते हुए ऐसे दबदबे वाले लोग अगर भाग जाएंगे, तो फिर बेचारा छोटा आदमी और गरीब आदमी कैसे बोलेगा?
जो आज दावे कर रहे हैं, जिनके पास सीडी है, जिनके पास वीडियो है, जिनके पास सीसीटीवी है, जो टीवी चैनल पे आके चोरी खोल रहे हैं और वहां पे गवाह बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? ये नहीं डर रहे क्या? अब वो जो वहां पे कर्मचारी थे जिनको हटा दिया ट्रस्ट ने, वो टीवी चैनल पे आके सच्चाई रख रहे हैं और दबदबे वाले चारपाई के नीचे छुप जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि खेल क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये खेल अगले चुनाव में क्या रंग दिखाएगा, इस पे भी हमें नजर बना के रखनी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो है हंगामा मचा हुआ है, ये सियासत आखिरकार किस रूप में जा रही है, किस रंग में जा रही है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।